ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। मंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको, माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शल सर, आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला। हमारे पास मैंने भी बताया कि मैंने और हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया जो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है, और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया, और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिरी में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी, और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था, और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में
लश्कर तोयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है।